विधि के समस्त विद्यार्थियों का आइला टॉक्स चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक और लैंडमार्क जजमेंट की, जिसका नाम है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि इसमें महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी। इस गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस गाइडलाइन के बेस पर ही 20 साल बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2013 को पारित किया गया था। इस अधिनियम में 3 प्रमुख बातों को शामिल किया गया था कि अगर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है किसी महिला का, तो क्या चीज़ें उनमें उनके विरुद्ध की जाएगी, तो दंड, जुर्माना और एक शिकायत समिति की स्थापना भी की गई थी। और ये अधिनियम क्यों बना था? क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई अधिनियम जो था वो कार्यस्थल पर शोषण या यौन उत्पीड़न पीड़ित महिलाओं के लिए नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन विशाखा के मामले में बनाई गई थी, उसी गाइडलाइन के आधार पर 20 साल बाद इस नियम को बनाया गया था। चलिए अब बात करते हैं मामले के तथ्य की। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले की शुरुआत बहुरी देवक नामक महिला के बलात्कार मामले के साथ शुरू होती है। राजस्थान में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी। इसी योजना में बहुरी देवी नाम की एक महिला भी काम करती थी। वर्ष 1992 की बात है कि भौरी देवी के किसी गांव में 1 साल की बच्ची का विवाह हो रहा होता है, जिसे रुकवाने का काम भौरी देवी द्वारा किया गया था। लेकिन वह विवाह रुकवाने में सफल नहीं हो पाती है और उन्हें यह भी एहसास होता है कि राजस्थान सरकार जो है उसकी पूरी व्यवस्था ही बाल विवाह को रुकवाने में फेल है। भौरी देवी द्वारा किए गए इस बाल विवाह के विरोध पर गांव द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया जाता है और गांव के 5 लोगों द्वारा उनके पति के सामने ही उनका सामूहिक बलात्कार किया जाता है। जिसके बाद भौरी देवी केस दायर करने की कोशिश करती है और कई समय तक उनको, मतलब एक लंबे समय तक उनको थाने पर इंतज़ार कराया जाता है और उसके बाद केस फाइल हो जाता है। केस फाइल होने के बाद मामला ट्रायल कोर्ट में गया, मगर साक्ष्यों के अभाव में 5 आरोपी बरी कर दिए जाते हैं। इस घटना के बाद राजस्थान के 5 एनजीओ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं। इसमें विशाखा नामक सामाजिक कार्यकर्ता भी होती है। ये पिटीशन विशाखा नामक राजस्थान राज्य के नाम से जानी जाती है। 1977 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए इस मामले में ये निवेदन किया गया कि उसके लिए कोई जुडिशरी प्रोसेस डेवलप किया जाए और लॉ में इस गैप को भरा जाए। ये मामला मुख्य तौर पर भारत सरकार के अंतर्गत था, मगर भारत सरकार ने इस विषय पर किसी भी तरह का कोई कानून नहीं बनाया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन के तहत निर्देश दिए। अब यहाँ आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश संविधान के आर्टिकल 21 के द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होता है। इस मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाया गया था कि पहला, क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? क्या उपयुक्त घरेलू कानूनों के अभाव के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन लागू किया जा सकता है? और उसके साथ ही ये एक और सवाल था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मद्देनज़र अनिवार्य दिशा निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता है? मतलब क्या सवाल था पहला कि कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न हो रहा है, क्या वो 14, 15 और 21 जो हमारा आर्टिकल है उसका उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? क्या हमारे जो घरेलू कानून है, जो हमारे भारत के कानून है,
क्या उसका अगर अभाव है, मतलब इससे रिलेटेड हमारे देश में कोई कानून नहीं है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को लागू किया जा सकता है? और यौन उत्पीड़न जो कार्यस्थल पर हो रहा है वहाँ अनिवार्य रूप से दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किसी भी कानून में मेंशन न होने की वजह से क्या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस समस्या के समाधान के लिए रीट याचिका दायर की जा सकती है? आखिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को कैसे परिभाषित किया जाए और इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ये बहुत सारे सवाल थे जो कि न्यायालय के समक्ष आए थे। सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जूरिस्प्रूडेंस को इनोवेट किया और इस विषय पर कोई भी लॉ ना होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिस का सहारा लिया। न्यायालय ने आवश्यक घरेलू कानून के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नियमों पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोड इस स्थिति में प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जो मौलिक अधिकारों के साथ साथ इसके दायरे में सामंजस्य के अनुरूप है, उसे अनुच्छेद 51C और अनुच्छेद 253 के तहत संवैधानिक गारंटी के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि ऐसी घटना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 1G का स्पष्ट उल्लंघन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यायालय ने मानी थी। अब विशाखा गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो विशाखा गाइडलाइन की मुख्य बातें क्या क्या थी? जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी वो क्या थी, उसमें क्या क्या दिशा निर्देश को डाला गया था? सबसे पहले तो इसको परिभाषित किया गया था, क्योंकि सबसे पहला तो यही हमारा सवाल सुप्रीम कोर्ट में था कि इसको कैसे परिभाषित करें कि यौन उत्पीड़न जो हो रहा है कार्यस्थल पर उसकी परिभाषा में क्या क्या शामिल है, किसको हम यौन उत्पीड़न मानेंगे। तो सबसे पहले इसको परिभाषित किया गया कि महिला को गलत तरीके से छूना या छूने की कोशिश करना, गलत तरीके से देखना या घूरना, यौन संबंध बनाने के लिए कहना, अश्लील टिप्पणी करना, यौन इशारे करना, अश्लील चुटकुले सुनाना या भेजना, पोर्न फिल्म दिखाना, ये सभी यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। फिर गाइडलाइन में और क्या उन्होंने जोड़ा? नियोक्ता का ये कर्तव्य है कि वह यौन उत्पीड़न को रोके या ऐसे मामलों में समाधान, निपटान या मुकदमा चलाने की प्रक्रिया स्थापित करे। सभी नियोक्ताओं या कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करना चाहिए तथा यदि कोई कृत्य भारतीय दंड संहिता 1860 या किसी अन्य कानून के तहत किसी विशिष्ट अपराध के बराबर है तो उन्हें दोषी को दंडित करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। भले ही इस कृत्य को कानूनी अपराध या सेवा नियमों का उल्लंघन न माना जाए, नियोक्ता को उचित तंत्र बनाना चाहिए, मतलब एक शिकायत समिति बनानी चाहिए और शिकायत को समयबद्ध तरीके से संबोधित और निवारण किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो शिकायत तंत्र को एक शिकायत समिति, एक विशेष परामर्शदाता या अन्य सहायता सेवा प्रदान करनी चाहिए, जैसे गोपनीयता सुनिश्चित करना। शिकायत समिति की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए और इसमें कम से कम आधे सदस्य महिला होनी चाहिए। नियोक्ता को महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए और न्यायालय के दिशा निर्देशों को प्रमुखता से अधिसूचित करना चाहिए। मतलब न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी करे हैं उसको प्रमुखता के साथ उसको अधिसूचना, मतलब कि या तो उसको कहीं लगा देना चाहिए या लोगों को इसकी सूचना पहुंचा देनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने चाहिए कि निजी क्षेत्र के नियोक्ता दिशा निर्देशों को लागू करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ये केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य हो जाता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जितने भी काम की जगह हैं वहाँ पर जो नियोक्ता हैं वो इन दिशा निर्देशों को लागू करें।
10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी वाली जो संस्थान है उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। इस कमेटी की अध्यक्षता महिला ही करेगी। कमेटी के आधे से ज़्यादा सदस्य भी महिलाएं होंगी। इनके अलावा यौन शोषण के मुद्दे पर काम कर रहे एनजीओ की एक महिला प्रतिनिधि को भी कमेटी में शामिल करना ज़रूरी है। संस्थान में काम करने वाली कोई भी महिला अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत आईसीसी से कर सकती है, जिसकी जांच कमेटी करेगी और 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब आईसीसी से मतलब क्या? जो समिति बनाई गई है उस समिति को, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। कमेटी अपनी जांच में अगर किसी को आरोपी पाती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी संस्थाओं की आईपीसी को हर साल, मतलब जो सभी संस्थान हैं वो आईसीसी को हर साल एक बार अपने पास आई शिकायतों का लेखा जोखा और कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट के रूप में सरकार के पास भेजना होगा। अगर महिला कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह पुलिस में भी जा सकती है और वहां भी कंप्लेंट कर सकती है। इसके लिए महिला आईपीसी की धारा 354 ए के तहत मुकदमा दर्ज करा सकती है और ऐसे मामलों में साबित होने पर, अगर ऐसा मामला जो है यौन उत्पीड़न का साबित हो जाता है तो आरोपी को 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। पहली बार ऐसा करने पर आरोपी को 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना, और अगर दूसरी बार वो वही अपराध करता है और दोषी पाया जाता है तो 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना। इस स्थिति में आईपीसी की धारा 354 डी के तहत केस दर्ज कराया जा सकता है। पहली बार ऐसे अपराध का दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और दूसरी बार ऐसा अपराध करता है, दोषी पाया जाता है तो उसको 5 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि सरकारी कार्य पर तैनात कोई व्यक्ति अगर मिशन के उद्देश्य से किसी का पीछा कर रहा हो तो उसे छूट मिलेगी। इस स्थिति में आरोपी के खिलाफ संबंधित यौन उत्पीड़न की धाराओं के साथ साथ आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज कराया जा सकता है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण जजमेंट जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का था। और जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा, ऐसी आशा है। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।